एक्ट ऑफ गॉड। आज दिल्ली हो या मुंबई या फिर देश का कोई दूसरा शहर, हर तरफ धूल, धुआं और धुंध की घनी चादर फैली है। भले ही मैंने ये प्रतीकात्मक रूप से लगाया था, लेकिन लगभग बाहर भी यही स्थिति कि अगर आप इस मास्क के बिना बाहर निकलेंगे तो फिर आपको सांसों की इमरजेंसी फील हो सकती है और कुछ हो नहीं पा रहा। उसमें इसे एक्ट ऑफ गॉड ना कहें तो क्या कहें। हालात इतने बदतर हो गए कि सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठा नहीं जा सकता, इसलिए उसने प्रदूषण पर सरकार से जवाब मांगे हैं। पराली को पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार मानने वाली मानसिकता पर भी सवाल उठाए हैं। अब सीएससी की एक रिपोर्ट और दूसरे डेटा की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि पराली से भी बड़ा दुश्मन शायद व्हीकल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। दिल्ली पर अपनी रिपोर्ट में सीएससी ने कहा है कि दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में स्थानीय कारक ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो साफ है कि प्रदूषण के लिए इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और दूसरे स्थानीय कारण ज्यादा बड़े फैक्टर हो सकते हैं। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, अब तो दूसरे शहरों से भी इस तरह की आवाजें आने लगी हैं। मसलन बात मुंबई की करें तो वहाँ भी अब AQI कहीं 200 के पार गया है, कहीं उससे भी ज़्यादा है। अलग अलग उपाय करने की बात हो रही है। वहाँ निकाय चुनाव है या लोकल चुनाव आने वाले हैं, इसलिए भी थोड़ा मुद्दा बड़ा बन रहा है। लेकिन पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है, चुनाव हो ना हो, राजनीति हो ना हो, सांसों में तो आपको पता चल ही जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पॉल्यूशन का इलाज क्या है। हवा में घुलते इस जहर को क्या हम एक एक्ट ऑफ गॉड मानकर छोड़ रहे हैं? कभी लंदन और कभी बीजिंग भी प्रदूषण के कहर से परेशान थे, लेकिन अब उसने रास्ता निकाल लिया है। तो ऐसे में भारत कब अपने लिए स्वच्छ हवा का इंतजाम करेगा या कर पाएगा? यहाँ की खराब हवा का इलाज कौन करेगा? आवाज अड्डा में आज इसी पर हम अपनी बात रखेंगे, इसी खराब हवा की दवा पर बात करेंगे। और हमारे साथ इसके लिए मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पर्यावरणविद विजयपाल बघेल, जिन्हें हम ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, GDI के को फाउंडर अंकित जैन, नाइट फ्रैंक में रिसर्च की नेशनल डायरेक्टर अंकिता सूद, CSC की प्रोग्राम मैनेजर शामवी शुक्ला और पर्यावरणविद प्रीति महेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौका राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता दिवस का भी है, लेकिन ये जागरूकता हम चाहते हैं कि अब परमानेंटली आ जाए और कुछ ऐसे उपाय हों कि वाकई में हम ये जो प्रदूषण है इससे मुक्ति पाएं, क्योंकि अब ये सिर्फ खराब हवा की बात नहीं रह गई, अब ये हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया। कई बीमारियां इससे हो रही हैं, कई दिक्कतें इससे हो रही हैं और अब डॉक्टर्स बहुत बातों में बोल देते हैं कि ये आपको इसलिए हुआ है क्योंकि पोल्यूशन है। अंकित, मुझे बताइए, आपकी कंपनी, जितना मुझे आइडिया है कि वो जिसे हम कहते हैं CND वेस्ट, उसको रिसाइकिल करने का काम करती है, लेकिन कहाँ कितनी चीजें डंप हो रही है, कितना एक्चुअल रिसाइकिल हो रहा है, हमारे पास कोई पब्लिक डोमेन में इसका आंकड़ा नहीं है। हमें पता है कि बस हो रहा है। तो आप हमें बताइए कि क्या जितना जरूरत है उतना काम हो पा रहा है, उसके लिए उतनी सीरियसनेस है, और अगर है तो उसके क्या रिकॉर्ड्स अब तक हमारे पास हैं, कितना चेंज उससे आया, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? तो पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। मेरी कंपनी CND वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करती है। हम लोग एक कंसल्टिंग फर्म है। हम लोग गवर्नमेंट को कंसल्टिंग और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि एयर पोल्यूशन से निजात पाने के लिए किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए और एनफोर्समेंट को किस तरह से सुधारा जा सकता है। दैट सेड, CND वेस्ट पे जो भी काम आज गवर्नमेंट कर रही है, जहां पर कुछ कुछ जगह पर हम भी उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉलिसीज बनाने में या एनफोर्समेंट करने में, उससे आपके सवाल का जो जवाब है उसका आइडिया कुछ हद तक मुझे है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो पहला तो जो CND वेस्ट है या CND डस्ट है, वो बिल्कुल अपने स्रोत से जब तक निकलते रहेगा तब तक वेस्ट मैनेजमेंट में हम बिल्कुल कैचअप ही प्ले करते रहेंगे। तो CND डस्ट को अपने सोर्स पे ही हम कैसे कंट्रोल कर सकें, वो इसका पहला सोल्यूशन होना चाहिए। इसमें CPCB की गाइडलाइंस हैं, CAQM की भी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस हैं जो दिए गए हैं राज्य सरकारों को भी और सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी फॉलो करने के लिए। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि काफी जगह पर कंस्ट्रक्शन होता है बिना हरा पर्दा लगाए हुए, या कंस्ट्रक्शन की एक गाइडलाइन है को आपकी आपको सूखी कटाई नहीं करनी है, मार्बल या टाइल की सूखी कटाई नहीं करनी है, आपको वो गीले करके कटाई करनी है ताकि धूल ना उड़े। लेकिन बहुत जगह पर वो भी फॉलो नहीं होता है। एक गाइडलाइन है कि जो भी ट्रक्स आना जाना कर रहे हैं
मलबा लेकर या कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर वो भी पूरी तरह तिरपाल से कवर होने चाहिए, और जो भी मलबा या जो भी सामान हम कंस्ट्रक्शन साइट पर रखते हैं उस पर भी पूरी तरह से पानी का छिड़काव लगातार होते रहना चाहिए, ताकि सूखा धूल हवा में ना उड़े। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गाइडलाइंस हमारे यहाँ पर ऑलरेडी इशू की गई हैं सीपीसीबी, सीएक्यूएम, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। प्रॉब्लम आती है इसके एनफोर्समेंट में। एनफोर्समेंट में कहीं ना कहीं एक जो रोल डिवीजन है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कितनी जिम्मेदारी है सीएनडी वेस्ट का, सीएनडी डस्ट और वेस्ट का, और साथ ही साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है उनकी क्या जिम्मेदारी है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। जो हम लोग देखते हैं दोनों की ही कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कभी कभी ब्लेम गेम भी डालते रहते हैं। साथ ही जब मान लीजिए कि सोर्स से पोल्यूशन निकल गया, जब डस्ट निकल गया सीएनडी वेस्ट से, तो उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट का एक एंगल आता है। वेस्ट मैनेजमेंट में कहीं कहीं पर कुछ प्लांट सेटअप हैं, दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर कुछ कुछ प्लांट सेटअप हैं जहां पर सीएनडी वेस्ट को यूज करके उससे कुछ प्रोडक्टिव चीजें, जैसे कि टाइल्स बना रहे हैं या पेवर ब्लॉक्स वगैरह बना रहे हैं। इस तरह की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कहीं पर अवेलेबल है, लेकिन वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही है। या तो वो सप्लाई चेन कि एक कंस्ट्रक्शन साइट से इस वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट तक पूरा का पूरा मलबा कैसे आएगा, या तो वो सप्लाई चेन सॉर्टेड नहीं है, सप्लाई चेन की क्लैरिटी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ये प्लांट्स टेंडर रिलेटेड इश्यूज में फंसे हुए हैं, कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज में फंसे हुए हैं। कहीं कहीं पर इन प्लांट्स का कोर्ट केस भी चल रहा है, जहां पर शायद जो टेंडर की कंडीशंस थी उनको सरकार ने या फिर इन प्लांट के कंसोर्टियम्स ने उन्होंने पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक गवर्नेंस रिलेटेड एंगल भी आ जाता है कि प्लांट सेटअप होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये चाहिए कि जहां तक संभव हो हम पहले सोर्स से ही कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डस्ट को कंट्रोल करें। लेकिन अगर सोर्स से कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनफोर्समेंट रीजंस, बाय द वे अर्बन लोकल बॉडीज और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का स्टाफ जाकर फील्ड पे इंस्पेक्शन करेगा, वो स्टाफ ही अगर आधी कैपेसिटी पर काम कर रहा है तो हमारे पास सफिशिएंट लोग नहीं है जाकर फील्ड से इसको इंस्पेक्शन करने का। और अगर ये चीजें हो गई, अगर डस्ट वहां से निकल जाता है, उसके बाद वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स ठीक से चले और पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन क्लियर जिम्मेदारी सेट हो कि जो कंस्ट्रक्शन साइट चला रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, अर्बन लोकल बॉडी की यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह की क्या जिम्मेदारी है, और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की क्या जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जैसा आपने बोला कि हाँ, कुछ मलबा के स्पॉट्स डेफिनेटली फिक्स होने चाहिए और केवल उन्हीं स्पॉट्स पर मलबा फेंकने की अनुमति होनी चाहिए। आज तो हर गली कोने में ही लोग मलबा फेंक देते हैं क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है। ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर ये भी पॉइंट आता है कि कहीं ना कहीं इन सबके पीछे एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं या तो सरकार को, या मैं अगर घर खरीदने जा रहा हूं तो जो घर बन रहा है उसमें मुझे एक कॉस्ट देना पड़ेगा, या जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं कॉस्ट देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट का एंगल इन्वॉल्व है। वहां पर मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करें, क्योंकि इट इज अ सोशल इवल, इट्स अ सिचुएशन जहां पर मार्केट फेल हो रहा है, मार्केट एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो गवर्नमेंट को एनफोर्समेंट टाइट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ इंसेंटिव्स भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए करने चाहिए। एक ये स्टिक और कैरेट के कॉम्बिनेशन से मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसमें क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी चीजों को एनफोर्स करें या थोड़ा इंसेंटिव जोड़ के भी उसे कराने की कोशिश हो सकती है। अंकित, आपने जब अपनी बात कही थी तो बहुत सारे उपाय बोले थे, लेकिन देखिए अगर ये उपाय कारगर होते तो शायद हमें कोई फर्क दिखता, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 10-12 सालों से कहानी वही की वही है। ये शो हम हर साल करते हैं, सही बात है, इसी दौरान करते हैं, यही 2-3 महीनों में बहुत न्यूज़पेपर, हेडलाइंस, राजनीति सब कुछ होता है, लेकिन फिर वो सब कहीं चला जाता है और अगले साल का इंतजार और फिर वही सारी बातें। क्या करना होगा? कोई एक फैक्टर जिसे पकड़ के काम किया जाए, जिसको अगर मैनेज कर लें तो फिर हम इसमें एक क्वांटिटेटिव चेंज ला पाएंगे। विपिन, जैसा सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि अनफॉर्चुनेटली कोई एक कंट्रीब्यूटर नहीं है एयर पोल्यूशन का। वेहिकुलर पोल्यूशन भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी अच्छा खासा करता है, कंस्ट्रक्शन भी करता है PM10 के टूवर्ड्स, डिफॉरेस्टेशन भी एक कॉज है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे कोई एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है या एक सिंगल इनिशिएटिव नहीं है जिससे पूरा का पूरा पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। हर सेक्टर के अपने अपने सॉल्यूशंस हैं जिनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। लेकिन जो मुझे लगता है आज एक जो कमी मुझे महसूस होती है, भारत में जो भी काम युद्ध स्तर पर हुआ है वो एक अभियान या एक मिशन के अंतर्गत हुआ है।
चाहे वो 20-30 साल पहले सर्व शिक्षा अभियान था, स्कूल चले हम अभियान था, या स्वच्छ भारत अभियान था 10 साल पहले, अभी 2 साल से चल रहा है इंडिया एआई मिशन। तो भारत में जो भी चीज़ सक्सेसफुल होती है वो एक अभियान या मिशन के रूप में एग्जीक्यूटिव के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट वगैरह के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एयर पॉल्यूशन में अभी तक हमने कोई अभियान नहीं देखा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, मिशन नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फेम स्कीम है या पीएम ई ड्राइव एक स्कीम है, एक मिशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है आज की डेट में गवर्नमेंट को एक मिशन की तरह एयर पोल्यूशन लॉन्च करना, मे बी समथिंग लाइक अ नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर, और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये सारे के सारे उसका पार्ट बन जाएंगे। मुझे लगता है इसके साथ साथ एटलीस्ट ये 2-3 महीने की जो सबसे ज्यादा खराब हालत हो जाती है, जिसमें वेहिकुलर पोल्यूशन का काफी सिग्निफिकेंट योगदान रहता है। संभावी ने बताया कि सीएससी की मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, 40-50% का कंट्रीब्यूशन वेहिकुलर पोल्यूशन का रहता है। और इसीलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि जब चीफ जस्टिस बोलते हैं कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। कहीं ना कहीं 1998 में जो दिल्ली में सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में मूव किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 2015 में जो 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ियों को बैन करने का रूल आया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और दिल्ली के अंदर आने वाली गाड़ियों में एनवायरमेंटल कंपेंसेशन टैक्स लगाया जाएगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो जहां भी एग्जीक्यूटिव एक सिंगल जादुई छड़ी लेके नहीं आ पा रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुडिशियरी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एक राइट टू एयर या राइट टू क्लीन एयर जो हमारा वायलेट हो रहा है, वो अगर एग्जीक्यूटिव उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रही है या प्रिजर्व नहीं कर पा रही है, तो जुडिशियरी उसको जरूर से प्रिजर्व करे। एक सोल्यूशन जो मुझे लगता है अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, क्या हम 2-3 महीने के लिए पूरी दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर सकते हैं? दिल्ली मेट्रो का महीने का रेवेन्यू करीब 250 करोड़ का होता है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का करीब 50 करोड़ का होता है। तो क्या सरकार 2-3 महीने अगर इनको फ्री करे, 500, 600, 700, 800 करोड़ की बात है, जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बट शायद इससे जो आज रोड में अनगिनत गाड़ियां चल रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर हम देख सकते हैं, शायद 10%, 20%, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो लें, मेट्रो या बसेस फ्री होने के कारण। तो ये एक सोल्यूशन है जो मुझे लगता है अभी तक ट्राई नहीं किया गया है पिछले कुछ सालों में, जिसको शायद हम ट्राई करें और फिर स्टडी करें कि इसका क्या रिजल्ट आया। जी, ठीक है, ये भी एक चीज है जो करके देखी जा सकती है। ऐसा लगता है कि अब जैसे युद्ध स्तर पे आप कहते हैं ना कि एक ऐसा वक्त आ गया है जहां आप और ज्यादा इसमें इंतजार नहीं कर सकते हो, रेड लाइन पर आके ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं। तो क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई स्पेशल मिनिस्ट्री ही बना दी जाए, कोई डिपार्टमेंट ही बना दिया जाए जो बहुत बड़े पैमाने पर एक मल्टी प्रोग्राम तैयार करे, जिसमें कई स्टेप्स हों अलग अलग, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दें? क्या आप कर सकते हैं? लोगों को कैसे जागरूक बनाया जा सकता है? और तमाम चीजें जो कि प्रदूषण के लिए आपको करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर इसे नहीं रोका गया या अब इस पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, तो लॉन्ग टर्म में या इवन शॉर्टर टर्म में भी हमें काफी बड़े दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे, हमारे ऊपर, यंग जनरेशन के ऊपर। और ये सबकी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था ना, आजकल आप कोई भी छोटी मोटी चीज लेके डॉक्टर के पास जाइए, जब उन्हें नहीं समझ में आता वो सीधे कह देते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। कैंसर भी हो गया तो दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, सर्दी खांसी भी हो गई है, ठीक नहीं हो रही तो दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो आखिर ये पॉल्यूशन हमें ठीक तो करना है ना, हम किस कॉस्ट पे उसको सहन करेंगे ये हमें डिसाइड करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मुझे लगता है इसी तरह की बातचीत से बात और आगे बढ़ेगी। अवेयरनेस के लेवल, चाहे वो हमारी अथॉरिटीज़ के अंदर हो, हमारे अंदर हो, सबके अंदर हो, कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होगा, तभी हम इस प्रदूषण को ठीक कर पाएंगे, इसके जाल से बाहर निकल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।